हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे तो दोस्तों यूपी जो पीजीटी की परीक्षा होनी थी 18 जून को, उसकी तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन ये बताया गया है कि उसकी परीक्षा अगस्त के लास्ट में हो सकती है। दोस्तों परीक्षा कभी भी हो, हमें सिर्फ अपना कर्म हम कर सकते हैं और वो है अपनी तैयारी। तो दोस्तों उसी के लिए मेनली उसको नज़र में रखते हुए मैं यहाँ पे लोक प्रशासन के प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों ये प्रश्न हम 283 तक कर चुके हैं। सारे ही वीडियोस एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर है, और अब हम यहाँ से आगे इसे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज़ है लोक प्रशासन के 800 प्लस क्वेश्चंस की होने वाली है। दोस्तों 283 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, और शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 284 से। तो 284 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतीश चंद्र समिति की सिफारिशों में नहीं था। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सतीश चंद्र की समिति की सिफारिशों में नहीं था। पहला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ऋणात्मक अंक देना। दूसरा, सभी सेवाओं के लिए समान प्रतियोगी परीक्षाएं करा देना। या तीसरा, जो प्रतियोगी बार बार साक्षात्कार तक पहुंचने के योग्य पाए जाएं उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा में छूट देना। या फिर शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ किया जाना। तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी। ठीक है, उन्होंने ये सिफारिश नहीं की थी कि सभी सेवाओं के लिए समान प्रतियोगी परीक्षाएं कर दी जाएं। बाकी के ये जो तीनों आप विकल्प देख रहे हैं, ये तीनों ही अनुशंसाएं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के परीक्षण कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। ये परीक्षण कार्यक्रम दिए हुए हैं: प्रवर्तन, चयन पूर्व, पुनश्चय, विशेषीकृत या सेवाकालीन। और जिन परीक्षण कार्यक्रमों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को गुजरना पड़ता है वे हैं, यहाँ पे आपको इसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पहले से, तीसरे से, चौथे से और पाँचवें से, यानी कि चयन पूर्ण परीक्षण आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए समितियाँ दी भी हैं, एपलेबी, गोरेवाला, एल्स्टन, फुलटन समितियाँ। ठीक है, और इनके ईयर को हमें मैच करना है कि क्या इसका ईयर है। तो इसका ईयर जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एपलेबी समिति। तो एपलेबी समिति का जो ईयर है वो हो जाएगा 1953। ठीक है, क्या हो जाएगा 1953। ठीक है, उसके बाद 1953 के हिसाब से ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। तीसरा कितने में है, 2 विकल्प में। ठीक है, ये दोनों तो ख़त्म हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। तो गोरेवाला समिति, तो गोरेवाला समिति का क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो गोरेवाला समिति का हो जाएगा 1951। ठीक है, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। अभी भी हमारा उत्तर नहीं मिला दोस्तों, दोनों में ही बी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है एस्टन प्रतिवेदन। एस्टन प्रतिवेदन का क्या होगा, इसका होगा दोस्तों 1944। 1944 यानी कि सी का पहला, सी का पहला। तो इस तरीके से हमारा उत्तर मिल गया। हम देख लेते हैं फुलटन प्रतिवेदन भी, जो कि कब आया था 1966। ठीक है, तो इनके सन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। आपको बताना है कैसे की जा सकती है। तो संबंधित राज्यों द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या फिर भारत सरकार द्वारा। कैसे की जा सकती है दोस्तों, तो संसद के अधिनियम द्वारा की जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 315, ठीक है, जिसमें लोक सेवा आयोग के निर्माण की बात की गई है, उसी में जॉइंट पीएससी यानी कि
संयुक्त लोक सेवा आयोग के विषय में भी बताया गया है। और इसकी स्थापना कौन कर सकता है? तो संसद के अधिनियम द्वारा ये किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 288। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है? इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 320, 288 का सी, यानी कि अनुच्छेद 320 के अनुसार सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है। अब किस में सलाह ली जाती है? तो अगर किसी उच्च अधिकारी का ट्रांसफ़र करना हो या उसकी पदोन्नति करनी हो तो ऐसे में लोक सेवा आयोग की सलाह लेना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 289 पे। चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि इसमें संदेह नहीं हो सकता कि प्रशासन के मापदंड उन सिविल सेवकों की योग्यता पर निर्भर करते हैं जो इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं? ये कथन किसका है दोस्तों? नेहरू जी का, अंबेडकर जी का, सरदार पटेल जी का, या फिर वॉरेन हेस्टिंग का? तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति भर्ती और चयन पद्धतियों के मुद्दे की छानबीन के लिए सन 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित की गई थी? तो इसके लिए आपको सही उत्तर बताना है। गोरेवाला समिति, DS कोठारी समिति, संतानम समिति, या फिर प्रशासनिक सुधारों की संयुक्त समिति? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DS कोठारी समिति। ठीक है, DS कोठारी समिति। 290 के लिए हमारा बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 291, स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा परीक्षण देता है। स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा किसको परीक्षण देता है? आपको बताना है। केंद्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए परीक्षार्थियों को, रेल यातायात, परिवहन, लेखा सेवा में भर्ती किए परीक्षार्थियों को, भारतीय सिविल सेवा लेखा में किए गए परीक्षार्थियों को, या फिर आयकर सेवा के परीक्षार्थियों को? तो किसको देता है दोस्तों ये परीक्षण? तो ये देता है रेल यातायात परिवहन सेवा में भर्ती किए गए परीक्षार्थियों। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? बड़ोदरा में। बड़ोदरा आई थिंक गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित शक्तियों कार्यों का विचार कीजिए। पहली है मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन करना। दूसरा, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। तीसरा, मंत्रियों के बीच विरोधों को सुलझाना। चौथा, राज्यपाल के संप्रेषण स्थापित करना। मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मुख्यमंत्री की शक्तियाँ जो है वो हैं। ठीक है, तो 292 के लिए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? तो मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। बिल्कुल, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, तो दो हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं मंत्रियों के बीच विरोधों को सुलझाना, बिल्कुल ये भी मुख्यमंत्री का काम है कि अपनी टीम को सही से लेकर चले। उसके बाद है राज्यपाल से संप्रेषण स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन करना, ये मुख्यमंत्री की अगर देखा जाए तो शक्तियों में नहीं है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 293। किसी राज्य सरकार के सचिवालय का प्रधान कार्य क्या है? राज्य सरकार के सचिवालय का प्रधान कार्य क्या है? राज्य प्रशासन के दैनिक कार्यों का संचालन करना, क्षेत्र अभिकरणों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में सहायता करना, या जनसंपर्क को प्रबंधित करना? क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्य प्रशासन के दैनिक कार्यों को संचालित करना सचिवालय का प्रधान कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 295, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको।
295 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जिलाधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य प्रत्येक राज्य के लिए सही है। सही है बताना है दोस्तों। जिला स्तर पर वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपको बताना है क्या ऐसा है। उसके बाद ऊपर भेजे जाने वाले विभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन उसके माध्यम से भेजे जाते हैं। तीसरा कह रहा है संकट के स्थितियों से निपटने के लिए उसके माध्यम से विभागीय अधिकारियों की स्थिति का स्थानांतरण किया जाता है। या चौथा, वह सभी विभागीय गतिविधियों की धुरी होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊपर भेजे जाने वाले विभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन उसके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं भेजे जाते। ठीक है, संकट की स्थिति से निपटने के लिए उसके माध्यम से विभागीय अधिकारियों की स्थानांतरण वो नहीं करता। उसके बाद सभी विभागीय गतिविधियों की धुरी वह नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है पर ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि जिला स्तर पर वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 296। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऊपर लाने का उद्देश्य। दूसरा, ग्रामीण व्यक्तिगत निर्धन को केंद्र में रखना। या फिर तीसरा, कार्यों की पूर्व पहचान और चयन। या फिर चौथा, एक परियोजना की तरह क्रियान्वयन। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण व्यक्तिगत निर्धनों को केंद्र में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 297। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के उत्तरवर्ती युग में विकेंद्रीकरण होना अवश्यंभावी है। इसका रीज़न बता रहे हैं, कुछ कथन दिए गए हैं यहाँ पे और बताने हैं कौन कौन से सही हैं। सही चुनना है हमें। निर्णय निर्माण की शक्तियों का, पूरी व्यवस्था का उसकी समग्रता में, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का, या प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकताओं का। ठीक है, तो एक तरीके से ये यहाँ पे पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन हो जाने के बाद विकेंद्रीकरण कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कहाँ कहाँ विकेंद्रीकरण हो गया है 73वां संशोधन यानी कि पंचायती राज के लागू होने के बाद। ठीक है, तो निर्णय निर्माण की शक्तियों का हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है क्या क्या हो जाएगा। तो निर्णय निर्माण की शक्तियों का हो जाना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो निर्णय निर्माण है वो स्थानीय स्तर पर आ जाएगा। पूरी व्यवस्था का उसकी समग्रता में बिल्कुल सही है, पूरी व्यवस्था जो है वो समग्रता में आ जाती है। उसके बाद चौथा है, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ नहीं, न्यायिक शक्तियाँ नहीं है, न्यायिक शक्तियाँ नहीं मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ, बिल्कुल प्रशासनिक शक्तियाँ मिली हैं पंचायती राज व्यवस्था से। प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकताओं का, तो प्रतिवेदन भेजने की कोई आवश्यकताओं की शक्ति उन्हें नहीं मिली है। तो इस तरीके से हमारा 1 2 4 हमारा इसमें हो जाएगा और ये हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। पूरे देश में स्थानीय सरकार के ढांचे में समानता लाना, राज्य के राजस्व से निधि के नियमित और समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करना, नियमित अंतराल पर सरकारों का समुचित निर्वाचन करना, शहर के प्रबंध और विकास के लिए एकल एकीकृत अधिकरण बनाना। अब पूछ रहा है इनमें से किस किस को भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्य व्यवहार में प्रविष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो क्या हुआ है। 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय निकायों को शक्तियाँ दी गई हैं। आसान भाषा में कहें तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पूरे देश में स्थानीय सरकार के ढांचे में समानता लाना बिल्कुल सही। 74वें संविधान संशोधन द्वारा पूरे देश के स्थानीय सरकारों के ढांचे में समानता आ गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, राज्य के राजस्व में निधि के नियमित और समुचित प्रवाह को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, नियमित अंतराल पर सरकारों का समुचित निर्वाचन कराना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
सरकार शहर के प्रबंध और विकास के लिए एकल एकीकृत अधिकरण बनाना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 299वां क्वेश्चन। पूछ रहा है कि गत अनेक वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ गया है, ऐसा क्यों हुआ है, ये बताना है। कर आमदनी के अनमनीय स्रोत, तो क्या ऐसा है? नहीं, कर के तो काफ़ी सारे स्रोत हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। जनसंख्या के आकार में निरंतर वृद्धि, तो बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या के आकार में तो भाई निरंतर वृद्धि हो ही रही है। अगला है नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही बात है, समय के साथ महंगाई बढ़ रही है तो नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। उसके बाद है प्रदत्त सेवाओं की लागत में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो सेवाएं प्रदान करता था शहरी स्थानीय निकाय, उन सेवाओं की लागत में भी वृद्धि हो गई है, तो ये भी सही है। शहरी विकास जनित आवश्यकताओं में वृद्धि, बिल्कुल सही है, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हो गई हैं जो शहरों में विकास करने की वजह से ज़रूरी हो गई हैं और उन पर भी काफ़ी खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक नहीं है तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, बचे 2 ऑप्शन, तो इसमें जो है वो 4 नहीं है, तो यानी कि ये हमारा सी 2, 3, 4, 5 जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको सारे ऑप्शंस पता हों, सारी चीज़ें हों, वहाँ पे हम इसी एलिमिनेशन मेथड से आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हो सकता कि हमने जितना पढ़ा है हमें वहीं से एज इट इज़ ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, मिलता जुलता आएगा जिसे आपको समझना और पहचानना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेखकों के युग्मों में से किस एक की ये धारणा है, यानी कि बताना है ये किसने कहा है। हमारे समय में लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ राजनीति का सिद्धांत भी होता था, बताना है आपको कि ये कथन किसका है। जॉन गॉस और ड्वाइट वाल्डो का, ड्वाइट वाल्डो और एल.डी. वाइट का, ड्वाइट वाल्डो और हर्बर्ट साइमन का, हर्बर्ट साइमन और एल.डी. वाइट का। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन गॉस और ड्वाइट वाल्डो का, ठीक है। जॉन गॉस जो है वो इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव का समर्थन करते हैं और ड्वाइट वाल्डो जो है वो नए लोक प्रशासन का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी सीरीज़ के 300 जो क्वेश्चन है वो पूरे कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, चाहे आपको झारखंड पीएससी का एग्ज़ाम देना हो, वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको यूपी का एग्ज़ाम देना हो, कहीं का भी एग्ज़ाम देना हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी देने वाले मेरे कई सारे अचीवर्स ने मुझसे कहा था कि मैम लोक प्रशासन के क्वेश्चन हमें मिलने में समस्या आती है, इसीलिए मैंने स्पेशली ये लोक प्रशासन की सीरीज़ चलाई है। तो आगे बढ़ते हैं 301 नंबर के क्वेश्चन पे, दोनों को मिलाना है और बताना है कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा। तो 301 के लिए हमें देखना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रबंधकीय प्रश्न। तो प्रबंधकीय प्रश्न के हम कहाँ जाएंगे? प्रबंधकीय प्रश्न के लिए हम जाएंगे फ्रेडरिक हर्जबर्ग के पास, ठीक है। ये मैच हो जाएगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग से, यानी कि ए का चौथा। तो ए का चौथा यहाँ पे मिल गया, ये दोनों हमारे ख़त्म हो गए ऑप्शंस, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। तो पहले के लिए क्या होगा? संगठन और नवाचार। संगठन और नवाचार के लिए हम किसके पास जाएंगे? तो ये हमारा हो जाएगा क्रिस आर्गेरिस, ठीक है। ये भी दोनों में दिया हुआ है, तो हमें आगे ढूंढना पड़ेगा। प्रबंध के नए प्रतिरूप। तो प्रबंध के नए प्रतिरूप कौन लेकर आया है? तो प्रबंध के नए प्रतिरूप लेकर आए हैं रेंसिस लिकर्ट, यानी कि सी के लिए हमारे पास हो जाएगा दूसरा, सी का हमारा हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और अधिकारी तंत्रीय घटना, इसके लिए हो जाएगा माइकल क्रोजियर, यानी कि डी का तीसरा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3, ठीक है। 4, 1, 2, 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302।
निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। लोक प्रशासन के सिद्धांतकारों ने राजनीति की परिधि में रहने के उद्देश्य से प्रलोभन और दंड दोनों का ही प्रयोग किया है और लोक नीति निर्माण प्रक्रिया पर बल दिया है। दूसरा कह रहा है उसे विशुद्ध विज्ञान में विकसित करने की संभावनाओं पर बल दिया है। तीसरा कह रहा है निर्माणात्मक मानसिकता के प्रबंधन पर बल दिया है। या चौथा कह रहा है राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों के ज्ञान मीमांसीय लाभ पर बल दिया है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि हमें इन कथनों में से सही चुनना है। तो देख लेते हैं। लोक नीति निर्माण प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें लोक नीति निर्माण प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। दूसरा कह रहा है उसे विशुद्ध विज्ञान में विकसित करने की संभावना बल देता है, बिल्कुल नहीं, विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्माणात्मक मानसिकता के प्रबंधन पर बल देता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। अगला देखते हैं। राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों के ज्ञान मीमांसीय लाभ पर बल देता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 4। चलिए ऑप्शंस में इसे खोज लेते हैं। ऑप्शन में हाँ ये देखिए, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें 1 और 4 कहाँ है? 1 और 4 पहला ही है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 303 पर। लोक प्रशासन का नीतिगत दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र का संकीर्ण दृष्टिकोण है। दूसरा कह रहा है विल्सन के द्विभाजन का अंत है। या फिर तीसरा कह रहा है नवीन लोक प्रशासन का प्रारंभ है। या फिर चौथा कह रहा है हेनरी फेयोल का दृष्टिकोण है। यानी कि जो लोक प्रशासन का नीतिगत दृष्टिकोण है उसका अर्थ यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है। तो जो नीतिगत दृष्टिकोण है वो विल्सन के द्विभाजन का अंत है। ठीक है, आपको याद होगा कि वुड्रो विल्सन ने ही राजनीति और प्रशासन का क्या किया था? द्विभाजन किया था। किसका? राजनीति व प्रशासन का द्विभाजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले प्रशासन को राजनीति के साथ ही पढ़ा जाता था। विल्सन आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, साथ साथ मत पढ़िए, क्योंकि प्रशासन जो है वो अलग चीज़ है और राजनीति जो है वो अलग है। तो राजनीति को हमें अलग विषय के रूप में पढ़ना चाहिए और प्रशासन पूरी तरह से अलग विषय है और उसे अलग रूप में हमें पढ़ना चाहिए, अलग विषय के रूप में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नीतिगत दृष्टिकोण क्या कर देता है? विल्सन के द्विभाजन का क्या कर देता है? अंत कर देता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन ने नए लोक प्रशासन में क्या विचार दिया गया कि राजनीति और लोक प्रशासन, अब उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों ही क्या है? घनिष्ठ दोनों में संबंध है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी इसकी व्याख्या भी। क्वेश्चन नंबर 304 पर चलते हैं। आपको बताना है कि ये कोटेशन किसकी है? लोक प्रशासन में आदर्शक सरोकारों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ये दृष्टिकोण किसका है? ये आपको बताना है। तो 304 के लिए हमारा उत्तर क्या होगा? फेडरिक्स, साइमन, मैरिनी या पेरेलहैडी। तो इसके लिए दोस्तों हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी। ठीक है, 304 के लिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, फ्रैंक मैरिनी। इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन में आदर्शक सरोकारों पर इन्होंने अधिक बल दिया जाना चाहिए, ऐसी वकालत करी है। ठीक है, 305 पे चलते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें बुक्स को उनके उनके राइटर्स से मैच करना है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी पुस्तक है? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वाल्डो की। किसकी पुस्तक है? ड्वाइट वाल्डो की। तो ए के लिए हम पहुंच जाएंगे 3 के पास। तो ए के लिए 3 के पास हम जब जाएंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे और 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हम कहाँ पहुँचेंगे? तो ये हम पहुँचेंगे उर्वी के पास। ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव किसकी पुस्तक है? उर्विक की। 5वें में भी है, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अगली बुक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है? तो यह है दोस्तों हडसन की किताब। किसकी है? हडसन की। तो सी के लिए हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब एक किताब हमारे पास बची है जिसका नाम है
ब्यूरोक्रेसी, जिसका नाम है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन हो जाएगा? तो ब्यूरोक्रेसी के लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मार्टिन एल्बो मार्टिन। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो पहला हो जाएगा 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों, इनको अलग से लिख के आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। मिनरो बुक सम्मेलन 1 1968 और 2 1988 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही चुनना है। तो पहला कह रहा है, पहला अनुभव परक अधिक और विचार में कम उग्र था। ठीक है, क्या पहला जो था वो अनुभव परक अधिक और विचार में कम उग्र था? ऐसा ये सही है, सही चुनना है हमें। तो नहीं, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, पहले का सरोकार सामाजिक साम्य था और दूसरे का नहीं। क्या दूसरे का सामाजिक साम्य से सरोकार नहीं था? तो बिल्कुल गलत है। तीसरा देखते हैं, दोनों सम्मेलन में नीति, जवाबदेही और प्रशासनिक नेतृत्व पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर प्रजातांत्रिक मूल्यों का संपुष्टि की गई। बिल्कुल सही दोस्तों, हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा डी भी पढ़ लेते हैं। दोनों सम्मेलनों में ज्ञान मीमांसक प्रश्नों पर विशेष बल देते हुए आदर्शक और व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्यों के बीच उभारा गया। बिल्कुल गलत है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नीति, जवाबदेही और प्रशासनिक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की संपुष्टि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 307 पे आ गए हम लोग। चलिए, उचित परिस्थितियों में एक औसत मनुष्य न केवल उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, सीखता है, बल्कि उत्तरदायित्व खोजता है। यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार दिया है XY थ्योरी के जनक डगलस मैक्सग्रेगर ने। किसके? XY थ्योरी के जनक डगलस मैक्सग्रेगर ने। ठीक है दोस्तों, मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगी जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं सभी एक वीडियो में क्लब कर दूँगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं उस वीडियो को जल्दी ले आऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि हमारी फ्रेम में पूरा क्वेश्चन आ जाए। चलिए, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ठीक है, और इनमें से सही चुनिए। सही देखना है हमें, इनमें से कौन है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र के आविर्भाव में 1930 के दशक की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से तेजी मिली? बिल्कुल भी नहीं, इसका तो तेजी पहले ही हो चुकी थी, बल्कि ये इस समय तो सिद्धांत बन रहे थे। ठीक है, अगला कह रहा है, चेस्टर बर्नार्ड एक महान क्लासिकी विचारक थे। बताइए, क्या चेस्टर बर्नार्ड एक महान क्लासिकी विचारक थे? क्लासिकी विचारक थे? नहीं, वो तो व्यवहारवादी विचारक थे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया। नहीं, अब देखिए, क्या वो महान क्लासिकी विचारक थे? बिल्कुल भी नहीं, क्लासिकी विचारक नहीं थे, बल्कि ये सही हो जाएगा लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र में के आविर्भाव में 1930 के दशक में सामाजिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से तेजी मिली। इस समय सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था दोस्तों। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था? सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था। ठीक, अगला देखते हैं, व्यवहारवाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक अन्वेषकों का स्वाभाविक परिणाम था। तो बिल्कुल सही बात है, व्यवहारवाद जो था वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों का परिणाम था। ठीक है, चौथा देखते हैं, नवीन लोक प्रशासन अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता था। तो बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल ना देकर वो वैज्ञानिक पद्धतियों का विरोध करता था। वो कहता था कि इसमें नैतिकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, ये नहीं कि हम केवल सिद्धांत बना के रख दें जिनका कि वास्तविक जीवन में कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसे सिद्धांत हमें नहीं चाहिए जो हो तो बहुत शुद्ध, जिनका वास्तविक जीवन में कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ऐसे पद्धतियाँ चाहिए जिनके वास्तविक जीवन से संबंध हो, भले ही वो पूर्णतया वैज्ञानिक ना हो। तो इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित परिणामों पर विचार कीजिए। राजनीति का अंत, लोक प्रशासन का द्विभाजन।
क्या लोक प्रशासन के द्विभाजन से राजनीति का अंत हो गया? ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रशासनिक निर्णय निर्माण में व्यक्ति परकता का पर प्रश्न, प्रशासनिक राज्य की समीक्षा, रॉल्स के न्याय का योगदान। इनमें से कौन कौन से परिणामों के कारण लोक प्रशासन में नैतिकता पर अधिक बल दिया जाने लगा? ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से क्या कारण थे जिनके कारण लोक प्रशासन में अब नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा कि भाई नैतिकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगी? सबसे पहली चीज़ यहाँ हो जाएगी राजनीति का अंत और लोक प्रशासन का द्विभाजन। बिल्कुल, तो ये कहा गया कि भाई द्विभाजन सिर्फ कर देने से यहाँ पे क्या होगा? काम अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला तो सही हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से बिल्कुल राजनीति को अलग कर दिया गया, लोक प्रशासन को अलग कर दिया गया। इस कारण भी वहाँ पे बहुत सारी कह सकते हैं कि क्लिष्टता प्रशासन में आने लगी, सैद्धांतिकता आने लगी, जिसकी वजह से उसमें नैतिकता पर अधिक बल दिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रशासनिक निर्णय में व्यक्ति परकता का प्रश्न, तो इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है। अगला देखते हैं प्रशासनिक राज्य की समीक्षा, तो बिल्कुल प्रशासनिक राज्य की समीक्षा करने के लिए भी के कारण भी नैतिकता पर अधिक बल दिया जाने लगा। उसके बाद चौथा है रॉल्स का न्याय का योगदान। ठीक है, तो रॉल्स का न्याय का योगदान भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 1, 3, 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो, जिस क्वेश्चन को समझाने की ज़रूरत ना हो उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना करूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा अच्छा हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे समझाने की डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए आपको, भले ही थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लग जाए। तो 310वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। विचार करना है आपको इनमें से, और ये दिए हुए फंक्शनल फॉर्मैनशिप, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, समय व गति अध्ययन। बताना है कि इनमें से कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से इनमें से कौन कौन संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्रेडरिक टेलर के सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर के सिद्धांत की बात हो रही है। तो आदेश की एकता के इसमें शामिल है? नहीं। केंद्रीकरण? नहीं, ये लोक प्रशासन के अलग से सिद्धांत हैं। फंक्शनल फॉर्मैनशिप इसमें शामिल है, बिल्कुल। और उसके बाद समय व गति अध्ययन, ये भी इसमें शामिल है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन में ये दोनों शामिल हैं, 1 और 4। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे, आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे आगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का, बढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके ये किसी काम की नहीं होगी तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो और आप इसे पूरा करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। मैं मिलूँगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट अचीवर्स। खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए।